आज का जो हमारा सेक्शन है 5 sections are complete. Now we will go towards the 6th section, that is security, privacy and data integrity. ये इस सेक्शन का नाम है। 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, एक डेटा सिक्योरिटी और एक है डेटा इंटेग्रिटी। ठीक है, पहला टॉपिक इसके अंदर आता है डेटा सिक्योरिटी का। ठीक है, फिर इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है वो आता है इसका डेटा इंटेग्रिटी का। ठीक है, 3 अल्फाज हैं, सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी। पहले इन तीनों का फर्क जरा समझना है आप लोगों ने। ठीक है, जैसा कि जितनी भी बातें मैं यहाँ पे बोलूंगा वो सारी बातें जो सी है ना, दे आर पार्ट ऑफ योर नोट्स। वी हैव ऑलरेडी आई हैव सेंट नोट्स इन द ग्रुप सो दैट आप उनके जो रिटन कंटेंट अपने पास पहले से सेव रखें। ठीक है, और मैं अगर उसमें कुछ चेंजिंग करूं तो अपने नोट्स के ऊपर ही तब्दीलियां करें। कोई न्यू चीज आपको देखने को मिलती है तो उसके ऊपर ही आप तब्दीलियां करें। ठीक है, अब मैं सिर्फ बोलूंगा और ये कहानी खत्म हो जाएगी जल्दी। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी किसको कहते हैं? पहला तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा। आपको इनके फ़र्क के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम आगाज़ लेते हैं प्राइवेसी किसको बोलते हैं? आप प्राइवेट करना, सिक्योर करना मीन्स डेटा को अनऑथराइज्ड, मतलब यूँ समझ लें डेटा सिक्योरिटी इज रेफर्स टू द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा। आप अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं और उसको अगर कोई डेटा खराब हो जाए उसको रिकवर करने के मेथड्स भी बताते हैं। सिक्योरिंग द डेटा, सिक्योरिटी कहाँ से निकली है? सिक्योर से निकला है। कीप द डेटा, इट डिफाइंस, इट रेफर्स टू द मेथड्स जिसके अंदर आपके डेटा को सिक्योर किया जाता है। किस चीज से? अनऑथराइज्ड एक्सेस से। ठीक है, सिक्योरिटी रेफर्स टू 3 अल्फाज हैं। सिक्योरिटी किसको रेफर करती है? रेफर्स टू प्रिवेंटिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, प्रिवेंटिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, and even if the data is accessed by some unauthorized person and he corrupts your data, he performs some malicious activities, cyber criminal person, cyber criminal अगर उसमें कोई एक्टिविटी करता तो you should know the methods of recovering to some extent. Sometimes data cannot be recovered, sometimes it can be recovered. ठीक है, sometimes recover नहीं किया जा सकता, sometimes इसको recover कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर एक ये बात आती है, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी के अंदर रेफर्स टू प्रिवेंटिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस या malwares एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो इसके अंदर क्या करते हैं? वी डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ रिकवरी ऑफ करप्टेड डेटा, मेथड्स ऑफ रिकवरी और preventing malware attacks etc. ये आता है डेटा सिक्योरिटी के अंदर सारा। ठीक है, किसके अंदर आता है? ये डेटा सिक्योरिटी के अंदर आता है। दूसरा टॉपिक है जी हमारा डेटा प्राइवेसी। प्राइवेसी किसको कहते हैं? आ जाए इधर, आ जाए। अच्छा, सिक्योरिटी की बात समझ आई? ये लफ्ज कहां से निकला है? ये सिक्योर से निकला है। डेटा को सिक्योर करना 2 अंदाज में आप डेटा सिक्योर करते हैं। एक अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, और दूसरा किससे सिक्योर करते हैं? मैलवेयर से सिक्योर करते हैं। मैलवेयर एक लफ्ज है जो कहां से निकला है? मलिशियस सॉफ्टवेयर से निकला है। मलिशियस सॉफ्टवेयर कौन कौन से वाले हैं?
वायरसेस हैं, स्पाईवेयर है, वर्म है, ट्रोजन हॉर्सेस हैं। इस तरह की बहुत सी लंबी एक लाइन है जो मैलवेयर्स की एक लाइन है, ठीक है। इनको समझना लॉजिकल कह लें, हाँ बॉट्स कह सकते हैं। अच्छा, लॉजिकल बॉम्ब्स या बॉट्स। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपने इनके थ्रेट्स को भी समझना है, इनको पहले सॉफ्टवेयर को समझना है, फिर इनके थ्रेट्स को समझना है, फिर इनसे बचने के तरीकों को समझना है, ठीक है जी। मैंने नीचे डॉट्स लगा दिए। मेथड्स ऑफ रिकवरी ऑफ करप्टेड डेटा, आप रिकवर कैसे कर सकते हैं, यानी एंटी मैलवेयर्स इसमें आते हैं। रिकवरी के अंदर क्या चीज आती है, रिकवरी या प्रिवेंशन के अंदर क्या आ जाते हैं, फिर यहां पे वी विल डिस्कस अबाउट एंटी मैलवेयर्स के बारे में हम, जैसे एंटी वायरस, एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर्स, क्लियर हो रही मेरी बात, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा, ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्राइवेसी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा टू, अच्छा यहां तक समझ आ गई। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी में सारी चीजें आ जाती हैं। So it is security is the requirement for data to be available for use when needed. It ensures that only authorized users have access to the data and cannot be to the data and system, and data cannot be recovered, can be recovered if lost or corrupted. अच्छा, मैं जरा स्पेसिफिकेशन भी साथ खोली हुई है, पहले हम तीनों इन बातों की तरफ सिर्फ डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी ये हो गया। अब प्राइवेसी एक लफ्ज से निकला है, किससे, प्राइवेट। कहां से निकला है ये, प्राइवेट से निकला है। अब प्राइवेट का मतलब क्या है, ये प्राइवेट मैसेज में मेरी प्राइवेट चीज है, इसका मतलब वो सिर्फ किसकी है, सिर्फ आपकी है, उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है। यानी कि प्राइवेसी रेफर्स किस चीज को रेफर करती है, प्राइवेसी के रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा टू बी अवेलेबल टू द ऑथराइज्ड पर्सन ओनली, टू द ऑथराइज्ड पर्सन ओनली, सिर्फ उस बंदे के पास डेटा मिले और किसी के पास डेटा ना मिले। एंड इट इज ओनली बी डन बाय, अगर आप इसको डेटा को प्राइवेट करना है किस तरह से किया जा सकता है, कुछ डेटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, मोस्टली अचीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट बाय इंडिविजुअल्स, बट हम फिर भी उस चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से, बाय बायोमेट्रिक्स या पासवर्ड्स, लॉगिन आईडीज एक्सेट्रा, डेटा को हम प्राइवेट कर सकते हैं। इंक्रिप्शन, ठीक है, डेटा को प्राइवेट कर सकते हैं इस तरह से। फायरवॉल एंटी सिक्योरिटी में आता है ये, ठीक है, सिक्योरिटी फीचर्स में आता है ये, ठीक है। अच्छा, सो प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या है, प्रिवेंटिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा को खराब होने से बचाने के लिए। प्राइवेसी में ये होता है कि जी डेटा स्टोर्ड अबाउट अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिमेन प्राइवेट, ठीक है, एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा शुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। डेटा शुड रिमेन प्राइवेट एंड unauthorized access should be prevented, and unauthorized access should be prevented, and unauthorized access को क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। ये डेटा प्राइवेसी में आता है, ये हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है इसका बड़ा, इसकी सारी टेक्निक्स, जिसमें इंक्रिप्शन भी आएगी, बायोमेट्रिक्स भी आएंगे, ठीक है, यूजर लॉगिन आईडी पासवर्ड्स भी आएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर हम जब आते हैं ना इंटेग्रिटी की तरफ, ये पूरा चैप्टर है। इंटेग्रिटी इज बेसिकली करेक्टनेस ऑफ द डेटा, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, डेटा कितना ठीक है। किसी किसी जगह में आप जैसे नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें मुख्तलिफ चेक्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। इंटेग्रिटी किस चीज से ताल्लुक रखता है, करेक्टनेस से ताल्लुक रखता है। इंटेग्रिटी, हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ करेक्ट द डेटा इज। तो हाउ करेक्ट द डेटा इज, इसको चेक करने के लिए, इंटेग्रिटी के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। मैं यहां पे इंटेग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस ऑफ डेटा, डेटा कितना करेक्ट है, करेक्ट बोले या इसको बोले कितना कंसिस्टेंट है या कितना एक्यूरेट है। ये लफ्ज थोड़ा सा बेहतर है, करेक्टनेस वाला या
कंसिस्टेंट वाला लफ्ज इसके लिए क्या है, बेहतर है। पहली बात हो गई। अब इसके बाद जब हम आते हैं तो हम कहते हैं जी इंटेग्रिटी के अंदर हमारे पास दो मजीद चीजें आती हैं। एक आती है डेटा वैलिड होना, ठीक है, वैलिडेशन, और दूसरा आती है वेरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वैलिडेशन में जैसे नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, जहां पे आप नाम लिखते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो यू कैन राइट एनीथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड बट यू आर नॉट अलाउड टू टाइप दोज डिजिट्स। इट मींस दैट कि आप सिर्फ उसके अंदर क्या चीज एंटर कर सकते हैं, ओनली कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स, और द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आप एंटर कर सकते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 कैरेक्टर्स का नाम कभी भी नहीं हो सकता, 30 कैरेक्टर से ज्यादा भी नाम नहीं हो सकता। क्या ख्याल है, 30 कैरेक्टर से ज्यादा नाम नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या किया गया है, वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पे कहानी डिवाइड की हुई। जिन लोगों के नाम बहुत बड़े थे तो कंप्यूटर में ना बाज औकात आप बहुत बड़ा नाम नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज आपको अगले उसमें, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो क्यों कंप्यूटर हमें अलाउ नहीं करता इस तरह की चीजें करने के लिए, क्योंकि उसने वैलिडेशन के कुछ रूल्स हैं जो हर डेटा के ऊपर उनमें से कुछ कुछ अप्लाई होते हैं ताकि डेटा खराब ना एंटर किया जा सके। ठीक है बात के नहीं। फिर वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं तो ये वो जो नहीं पैरिटी चेक पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने चेकसम पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा ना चेकसम और वेरिफिकेशन, ये वेरीफाई करना डेटा पोस्ट ट्रांसमिशन, डेटा ठीक था या नहीं था ठीक। ठीक है, अब आते हैं जरा हम लोग सिक्योरिटी की तरफ। फर्क समझ आया तीनों का। सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रिवेंटिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड फ्रॉम मैलवेयर्स। फिर उसके बाद करप्टेड डेटा कुड बी रिकवर्ड, ये सिक्योरिटी के अंदर आते हैं फीचर्स। प्राइवेसी में the data should be only accessible by the people who are authorized, ठीक है, data should remain private and unauthorized access could be prevented. Integrity, correctness, validity या consistency या accuracy of the data पे डिपेंड करता है। तो these are certain things जो हम लोगों ने इस पूरे सेक्शन के अंदर हमने यही बातें डेटा के बारे में करनी। दो चीजें मुख्तलिफ हैं, ये बातें आपको समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू, अच्छा अब दो बातें हैं, एक होती है डेटा सिक्योरिटी, एक होती है सिस्टम सिक्योरिटी। इन दोनों में फर्क समझ आता है कि नहीं? पहले आती है डेटा सिक्योरिटी, फिर आती है सिस्टम सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी और सिस्टम सिक्योरिटी में क्या फर्क है, कोई बता सकता है मुझे? डेटा को सिक्योर करना और सिस्टम सिक्योरिटी रेफर्स टू द कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करना। अब दोनों के ऊपर आप जाते हैं जब डिस्कस करते हैं, डेटा सिक्योरिटी रेफर्स टू मेकिंग द डेटा सेफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अटैक, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ malicious practice that happens on the data। उससे बचाने के लिए डेटा को आपने सिक्योर करना है। एंड फॉर दैट पर्पस यू कैन डू मल्टीपल टेक्निक्स लाइक installing antivirus softwares, as well as you can also install, you can have a backup of the data in case if the data gets corrupted, you'll have a carbon copy of that data, you can use that data at the same time। सही है ये बात क्या नहीं? तो data security keeps the data safe and access rights of the data are given to the only authorized people, ठीक है, और also encrypt भी कर सकते हैं डेटा सिक्योरिटी के अंदर, so that if any hacker comes and takes access of your computer or your data, he'll have no clue of what the data is because the data would be encrypted and it will be in an ununderstandable format। data will be in an ununderstandable format के अंदर होगा वो, ठीक है। so दोनों में फर्क है। सिस्टम रेफर्स टू द, ये किसकी बात होती है? कंप्यूटर। तो जब कभी भी कोई बंदा अगर साइबर क्रिमिनल आपकी तरफ आता तो पहले वो सिस्टम सिक्योरिटी को ब्रीच करेगा। जब सिस्टम सिक्योरिटी को ब्रीच करेगा तो सेकंड ऑप्शन उसके पास डेटा आता है। तो सिस्टम सिक्योरिटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, फिर उसके बाद डेटा की तरफ जाता है। तो डेटा कुड बी मेड सिक्योर बाय मल्टीपल टेक्निक्स, विल डिस्कस। सिस्टम सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स जो, अच्छा अब सिस्टम को कैसे सिक्योर बनाते हैं? बाय हैविंग यूजर आईडीज, ठीक है, यूजर अकाउंट्स आप बनाते हैं। यूजर अकाउंट्स के अलावा और फायरवॉल्स, यस, फायरवॉल्स में दो तरह की होती हैं। सिस्टम सिक्योरिटी में यूजर अकाउंट्स आते हैं और क्या आती है? फायरवॉल्स आती है और क्या आती है? ऑथेंटिकेशन
टेक्निक्स आ जाती हैं, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स आ जाती हैं एक्सेट्रा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? अब सबसे पहले यूजर अकाउंट्स की बात करते हैं। यूजर अकाउंट का मतलब है कि यूजर अकाउंट एंड देयर पासवर्ड्स। अब वो जो पासवर्ड्स हैं वो बायोमेट्रिक्स भी हो सकते हैं। अब बायोमेट्रिक्स में पासवर्ड्स किस तरह से काम आते हैं? रेटिना स्कैनिंग पासवर्ड है, मोबाइल फोन में है कि नहीं है? यही होता है ना लैपटॉप में। फिंगरप्रिंट्स, वॉइस रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन एंड ऑल्सो कीपिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब पासवर्ड की बात करें तो बहुत सारे टेक्निक्स है कि जी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, should not be a common word, upper case combination of upper case lower case characters, ठीक है, inclusive of numeric and alphanumeric characters as well, not having a word, at least 8 characters etc. ठीक है ये बात क्या नहीं? Well, when we talk about data security, it is keeping the data safe. Data security means it is keeping the computer safe, it is keeping the data safe. Data safe करने के लिए क्या क्या हो सकता है? बैकअप, ठीक है, एक्सेस राइट्स डिलिमिट कर देना, बैकअप बनाना, एक्सेस राइट्स किसको? जिसका डेटा है वही डेटा ओपन, जैसे नहीं फोल्डर्स पे आप लगाते हैं लॉक्स, डेटा पे लॉक्स लगाते हैं, फाइल्स पे लॉक्स लगाते हैं, वो हो जाए, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? एन्क्रिप्शन भी हो सकती है इसकी, डेटा को एन्क्रिप्ट भी किया जा सकता है, ये डेटा सिक्योरिटी के अंदर आता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बताएं। When we talk about system security and user accounts, तो user accounts, when we talk about user accounts, तो user accounts में क्या हो सकता है? कितने अकाउंट्स होते हैं? एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और एक कौन सा अकाउंट होता है? कंप्यूटर्स पे ऐसे अकाउंट्स देखे हैं ना आप लोगों ने। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इज द वन हु ओन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट अकाउंट इज द वन हु गेट्स only those resources which are allowed by the administrator, ठीक है। only the settings of the system can be changed by the administrator and guest can be only the one who can use those value or those resources or application softwares. Sometimes application softwares are also, few application softwares are not accessible to the guest operating system, customized settings होती हैं और उसको कैसे डिलिमिट किया जा सकता है? पासवर्ड्स के जरिए। अब एडमिन अकाउंट किसको बोलते हैं? जो मेन अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट है? मेन अकाउंट होता है। मेन अकाउंट क्या करता है? तमाम सेटिंग्स अपने पास होल्ड करके रखता है। मेन अकाउंट क्या करता है? तमाम सेटिंग्स अपने पास होल्ड करके रखता है। कोई चेंजिंग करनी हो, गेस्ट अकाउंट्स ऐड करने हो या डिलीट करने हो, कौन करता है? मेन अकाउंट करता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? गेस्ट अकाउंट को ऐड करना हो या रिमूव करना हो, कौन करता है? मेन अकाउंट करता है। गेस्ट अकाउंट के पास सिर्फ कंप्यूटर को यूज करने की प्रिविलेजेस दी जाती हैं, इसको कोई तब्दीली सिस्टम के अंदर करने की प्रिविलेजेस नहीं दी जाती। गेस्ट कैसा? जैसे मेरा कंप्यूटर, इफ आई अलाउ यू टू यूज इट, you will not be able to change any type of setting because I will not allow you to get into the control panel or I will not allow you to get into the system changing कह लें कंसोल, उस पर नहीं जाने दूंगा आपको मैं, क्योंकि आपको राइट्स ही वो वाले नहीं, राइट्स पीछे से बंद कर दूंगा। ठीक है, ये बात क्या नहीं। फिर आती है किसकी बात? फायरवॉल की बात आती है। फायरवॉल क्या चीज? अच्छा, इसमें फिर पासवर्ड्स भी आते हैं। क्या आते हैं? पासवर्ड्स भी आते हैं। पासवर्ड्स किस तरह के? आप समझें पासवर्ड्स को कि भाई आपके पासवर्ड्स होने चाहिए लाइक जैसे मैंने कहा एटलीस्ट 8 to 10 कैरेक्टर्स हों, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर केस कैरेक्टर्स इन्वॉल्विंग न्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक, not a common word which could be very easily a common word can be very easily predicted by certain softwares after certain tries। वो कुछ ट्राइज मारता है, जैसे पाकिस्तान 1 2 3, समझ आ रही है कि नहीं? कंप्यूटर साइंस 1 2 3, these are certain words जो बहुत जल्दी पता लगाया जा सकता है कि ये इतने कैरेक्टर से क्या क्या चीजें बन सकती हैं। ठीक है, and you know in user account different account has different privileges or access rights etc। ठीक है, and sometime also इसमें क्या होता है कि after some time, कुछ देर बाद, after some time of inactivity, अकाउंट्स को इसको क्लोज भी कर दिया जाता है, सिस्टम शटडाउन या हाइबरनेट या स्लीप पे भी चला जाता है। व्हेन आई टॉक अबाउट फायरवॉल एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन योर कंप्यूटर एंड योर इंटरनेट। इंटरनेट भी नहीं, बिटवीन नेटवर्क। इंटरनेट उससे बड़ा है, नेटवर्क छोटा है, तो नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में एज एन इंटरमीडियरी काम करता है जो मॉड्यूल, उसको बोलते हैं फायरवॉल। फायरवॉल दो तरह का होता है।
कौन कौन सा मुताहर? नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर वाला होता है, ठीक है। अब हार्डवेयर वाला कहाँ पे होता है? राउटर में होता है। ये राउटर के इंटरनल सेटिंग्स में जो फायरवॉल इंस्टॉल्ड होता है, इसको कौन सा वाला फायरवॉल बोलते हैं? हार्डवेयर फायरवॉल होता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन, फायरवॉल इज कैन बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क, ठीक है, बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। नेटवर्क का बड़ा नाम इंटरनेट ही है, ठीक है। ये नेटवर्क है ना, बहुत सारे नेटवर्क्स बनाओ फिर क्लाउड बना के उसको इंटरनेट कर लो, तो फायरवॉल जो है ना, हाँ इंटरनेट कह लें बेशक, फायरवॉल नेटवर्क के अंदर भी काम आती है और फायरवॉल इंटरनेट में भी काम आती है। जो कंप्यूटर के अंदर लगी होगी यहाँ पे भी क्या हो सकती है? फायरवॉल हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर फायरवॉल बोलते हैं। ये आपकी कंट्रोल में होती है, ये राउटर के कंट्रोल में होती है, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन टेबल या राउटर इसको सेट कर रहा होता है, ये एक्टिव ऑल टाइम होती है। फायरवॉल का काम क्या होता है? इट मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक। फायरवॉल क्या करता है? अच्छा, उस दिन मैंने ना एक बच्चे से पूछा तो बच्चा पता नहीं कहता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग, बोलता है इनसाइड एंड आउटसाइड डेटा ट्रैफिक। इज द वर्ड गुड? नहीं। अब आपकी जब कॉल आती है कहते मुझे इनसाइड कॉल आ रही है जो आप कहते हैं इसके डजंट मेक एनी सेंस, तो इंग्लिश की वोकैबुलरी का सही होना बड़ा जरूरी है। तो व्हाट इज द नेम फॉर अप्रोप्रिएट नेम फॉर सच थिंग्स जो डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है? इनसाइड डेटा या इनकमिंग? इनकमिंग डेटा ट्रैफिक बोलेंगे इसको। सो फायरवॉल क्या करता है? मॉनिटर करता है, मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग क्या डेटा ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होता है। ये अल्फाज बड़े जरूरी हैं, ये जो सारे अल्फाज हैं कीमती अल्फाज हैं ये, ठीक है, जो एग्जैक्ट सिर्फ फायरवॉल के लिए टारगेटेडली यूज होते हैं ये, सही है। तो ए लेवल्स के बच्चे के जो अल्फाज हैं वो थोड़े से बेहतर होने चाहिए, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है? इट मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक। अच्छा, ये मॉनिटर करता है या इसके पास कुछ असूल भी हैं? ये रोक भी सकता है डेटा को। फायरवॉल क्या कर सकता है? रोक सकता है या बस कहता है जाने दो? ये नहीं, क्वारंटाइन फायरवॉल नहीं करता, एंटीवायरस करता वो, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है? इट मेंटेन्स अ लॉग ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक एंड इट कैन ब्लॉक सर्टेन टाइप ऑफ इट कैन ब्लॉक द डेटा बेस्ड अपॉन सर्टेन स्ट्रेटजीज such as it can block keywords, it can block IP addresses, it can block domain names, तवज्जो रखो निकम्मे, it can block IP addresses, it can block keywords, it can block web pages, it can block anything that can come inside your data, inside your computer, ठीक है। ये हर चीज को ब्लॉक कर सकता है। इनसाइड फायरवॉल जो है ना, जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है, ये बात क्या नहीं। हर डेटा पैकेट जो कंप्यूटर में आ रहा होता है तो उसको चेक करता है ये। यहां तक क्लियर हुई? ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स के ऊपर आते हैं आप जरा। ऑथेंटिकेट करना कि क्या ये बंदा वही है कि जिसको अलाउ किया था आपने कंप्यूटर में अपना डेटा शेयर करने या लेने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करता है? दे इंश्योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर, क्लेमिंग सर्टेन आइडेंटिफिकेशंस, जिसके पास पासवर्ड हो, बायोमेट्रिक हो या एक और चीज, डिजिटल सिग्नेचर्स। यह है A2 का टॉपिक है, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल सिग्नेचर। ये वो परचेज किए जाते हैं ये, ठीक है। एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एक इदारा है जिसके ऊपर दुनिया के तमाम इंटरनेट यूजर्स का एक ट्रस्ट होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनसे आप 1 साल के लिए या एक वैलिडिटी एक सर्टेन टाइम पीरियड की दी जाती है, उससे आप एक डिजिटल सिग्नेचर खरीदते हैं या डिजिटल सर्टिफिकेट आप उससे खरीदते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको, जैसे नहीं आप एंटीवायरस खरीदते हैं, एक होता है ना 40 रुपए की CD खरीदना, एक होता है इंटरनेट से डाउनलोड करना, एक होता है प्रॉपर 50,000 का एंटीवायरस लेना। क्या ख्याल है, तीनों में से सबसे बेहतरीन कौन सा वाला होगा?
जिसकी एक्चुअल आप फाइल लेंगे, एक्चुअल सॉफ्टवेयर जिसके साथ बैकअप यूटिलिटी भी दी जाएगी, जिसको आपको ऑनलाइन फॉरम्स भी दिए जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस फॉरम में, एक कम्युनिटी होती है, ये ब्लॉग्स बने हुए होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें वो चीज़ शेयर करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर या डेवलप भी उस फॉरम में होता है और वो आपको जवाब देता है उस चीज़ का। और वो क्या होता है, वो भी एक टाइम पीरियड के लिए आपको अलाउड होता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ता है अपना एंटीवायरस। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? असल में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है ना। इंटरनेट पे जो बंदा, आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या आप फ्री बांटेंगे उनको? नहीं करेंगे ना। डॉक्टर इतनी मेहनत करता है, समझ आ रही है, तो दवाइयाँ वो फ्री देगा? नहीं देता, घर तो चलाना है ना उसने, ठीक है। इसी तरह कमांडो की मिसाल भी आती है, वो इतनी मेहनत करता है, फौज में जाता है, सब कुछ करता है, कुछ फ़ायदे मिलते हैं ना उसको, उस वक्त भी मिलते हैं, उसके एंड में भी मिलते हैं। इसी तरह ये तो दुनिया इसी तरह से चलती है। तो अगर कोई बंदा आपको कोई फ्री सॉफ्टवेयर दे रहा है तो क्या वो फ्री देगा? नहीं देगा। या तो वो आपका मतलब रिश्तेदार हो सकता है, ठीक है, या आपको भाई होगा, या अब्बू होंगे, या आपका बेटा होगा जो आपको फ्री कोई चीज़ दे सकता है। अदरवाइज इंटरनेट से कोई चीज़ फ्री नहीं होगी। वो क्या होगा, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए फ्री होगी अगर तो लेजिटिमेट है। वो आपको इतना अपने पे डिपेंडेंट बनाएगी कि आपको आफ्टर दैट वैलिडिटी या आफ्टर दैट टाइम पीरियड आपको वो सॉफ्टवेयर पूरे फीचर्स के साथ खरीदना ही पड़ेगा। यही तो कह रहा हूँ, अगर आप क्रैक करते हैं ना, क्रैकिंग इज एन इलीगल एक्टिविटी। Cracking is an illegal activity in which someone changes the source code of some software. It is similar to the hacking। एक different चीज है। Hacking is gaining access of someone's data. Cracking is किसी के सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड उसको तब्दील करना किसी मलिशियस पर्पस के लिए। समझ आ रही है? इसमें तो ये इलीगल एक्टिविटी होती है। ये क्या ख्याल है? डिपेंड करता है, जिसने क्रैक किया वो सेम भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे फीचर्स भी हो सकते हैं जो आपको बताए नहीं जाते, ठीक है, जिससे आपके डेटा जो है अंडर थ्रेट्स भी हो सकते हैं। वेल इट ऑल्सो डील्स विद, अच्छा मैं जब इसकी बात करूँ ऑथेंटिकेशन की, तो हाउ द डेटा कुड बी मेड या हाउ द सिस्टम कुड बी मेड, सिस्टम कैसे ऑथेंटिक बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा बायोमेट्रिक्स इज वन ऑफ द टेक्निक्स, जिसमें आप फिंगरप्रिंट, रेटिना, वॉइस रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन, पासवर्ड्स या डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए। डिजिटल सिग्नेचर, इट इज अ कोड दैट टेल्स अस हु क्रिएटेड द डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट हैज बीन चेंज्ड या ऑल्टर्ड बाय द टाइम इट वाज क्रिएटेड। जब से वो बना था, अगर उसमें कोई थोड़ी सी तब्दीली आती है, डिजिटल सिग्नेचर्स चेंज होते हैं उसके। सिंपल, अभी तक यही बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर कुछ तब्दीली आती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो सिग्नेचर्स उसके चेंज हो जाते हैं, जिससे रिसीवर को पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। ठीक है बात के नहीं? बिकॉज इसमें जितनी सिक्योर कम्युनिकेशन इंटरनेट पे होती है, लोग सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से डिजिटल सिग्नेचर्स और डिजिटल सर्टिफिकेट्स परचेज करते हैं। वो समझ आ रही है? ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली करती हैं ये समझिए तीनों टेक्निकें। अब आते हैं जरा डेटा की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, डेटा सिक्योरिटी की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, ये बात आपको समझ आ गई कि सिक्योरिटी ऑफ डेटा क्या है एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में फ़र्क क्या है। ठीक है, अभी हमने कंप्यूटर सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ लिया, मैं आपको सिक्योरिटी ऑफ द डेटा की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, वी नीड टू डिस्क्राइब द मेजर्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम स्टैंड अलोन पीसी टू अ नेटवर्क कंप्यूटर। अच्छा, इनके अंदर यूजर अकाउंट, पासवर्ड्स, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, बायोमेट्रिक, ये सारी बातें हम लोगों ने भी डिस्कस करनी है। ठीक है जी, तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ लेता हूँ, उसको ज़रा एक दफ़ा सुन लीजिएगा आप लोग भी। अच्छा, ये जो ये बातें किस किस ने नोट्स अपनी कॉपी पे उतार लिए थे? सारों ने उतारे? इसमें से कोई डिफरेंट बात नज़र आती है ना आपको तो बना लेना, बेशक वो डायग्रामेटिक सूरत में आ रही है, जिस भी सूरत में आ रही है उसी के ऊपर आप अपडेट्स करते जाएं। ठीक है, नोट्स को थोड़ा एक्सपैंड करके लिखें ताकि इफ़ यू वांट टू मेक सम चेंजेस उसमें आपके पास स्पेस हो। मैंने क्या कहा था? नोट्स लिखें, हम उस पर चेंजेस करेंगे। तो इन चेंजेस में से कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ जो कि नोट्स पे आपने नहीं लिखी हुई, तो उसको आप अपने पास उतार लें। आपकी मर्जी है, आसान ये है कि आप पहले लिख लें उसको, ताकि आप सवाल भी पहले से मेरे पास लेके आए। ठीक है, और उसके बाद मैं जब कोई चीज़ बताऊं तो ज़रा जल्दी चीज़ सॉल्व हो जाए। क्या ख्याल है? ठीक है। सो डेटा प्राइवेसी के अंदर देयर आर डेटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं विच रिलेट्स टू द प्राइवेसी ऑफ डेटा, एंड पीपल जो प्राइवेसी ऑफ द डेटा के रूल्स को फॉलो नहीं करते, दे आर सब्जेक्ट टू द कह लें कि क्या बोलते हैं यार वो कानून,
डेटा प्रोटेक्शन लॉस के अगेंस्ट वो सब्जेक्ट हो जाते हैं अगर वो प्राइवेसी लॉस को फॉलो नहीं करते। इंडिविजुअल कंप्यूटर्स पे ज़्यादा अप्लाई नहीं होते, मोस्टली किस पे अप्लाई होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे सैमसंग और आईफोन एक दूसरे के साथ सही टाकरा लगा हुआ है, कोई भी किसी चीज़ को लीक या चोरी करता है तो दूसरी कंपनी उसको सू करने के लिए सूट दायर करती है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो जो जीतता है दूसरे को पैसे देता है। क्या ख्याल है ना? इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पास्ट में ऐसी मलिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही हैं ताकि कंपटीशन में पता लगाया जा सके ना कि फलाना क्या कर रहा है, ताकि हम उसके हिसाब से कंपटीशन में आए। क्यों भाई, ऐसे ही है कि नहीं? आगे क्या होगा इसके अंदर? फिर डेटा सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो आई टोल्ड यू डेटा सिक्योरिटी के अंदर मेकिंग द डेटा सेफ फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रिवेंटिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, एंड आफ्टर दैट जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं ये वाली बातें हो गई। इसमें डेटा को प्रोटेक्ट करना किस किस चीज से? मैलवेयर से, हैकिंग अटैक से, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना अपने डेटा को, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी की भी मैंने बता दिया कि डेटा कितना करेक्ट है, उसमें एरर नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक्चुअल बात पे हम आगे आते हैं। अब यूजर अकाउंट्स में मसला है, यूजर अकाउंट्स किस चीज के लिए होते हैं? ऑथेंटिकेट करने के लिए होते हैं, जिसमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स की बात होती है, ठीक है जी। स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क कंप्यूटर्स किनको कहा जाता है? स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? आपके घर वाला कंप्यूटर, वो कौन सा कंप्यूटर है? स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, वो एक एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पे चल रहा है, उसके ऊपर इंडिविजुअल थ्रेड्स आ सकते हैं। और नेटवर्क कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस में जिनको सर्वर्स मॉनिटर कर रहे होते हैं जिन कंप्यूटर्स को, उनको क्या कहा जाता है? नेटवर्क कंप्यूटर्स कहा जाता है, जो पूरा कंप्यूटर ही होता है लेकिन पार्शियल सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन दोस कंप्यूटर्स, ओनली दोस सर्विसेज जो कि सर्वर ने अलाउ की हुई होती हैं, ठीक है। और यूजर अकाउंट में सिर्फ ये होता है कि प्रूव करना होता है कि ये जो बंदा है ये वही वाला है कि नहीं, इसीलिए थोड़े लॉगिन आईडीज भी थोड़े बनते हैं और लॉगिन आईडीज के अलावा कुछ पासवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। अक्सर वेबसाइट के लॉगिन आईडीज भी बड़े मुश्किल से होते हैं, लाइक नाम के साथ आपने कुछ डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स या कोई डॉट या कोई हाइफन भी अटैच करना होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज के जिस बंदे का लॉगिन आईडी है उसी को पता हो। नहीं पता तो ईमेल पे जाके आपको कोई लिंक वगैरह सेंड किया जाता है, ईमेल भी नहीं पता तो आपके पास एक नंबर अटैच्ड होगा उसके साथ। इसीलिए आजकल जितने भी ईमेल्स आप लोग करते हैं उसमें फ़ोन नंबर क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है ना कि नहीं? फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होता है कि नहीं होता महद? फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होता है ना उसमें ईमेल बनाने के लिए, ठीक है, आजकल होता है, पहले नहीं होता था। फिर बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन टाइम आया जिसमें अपनी ईमेल एक्सेस करने के लिए कोई नंबर आपको रजिस्टर करना था, सिर्फ किस चीज़ के लिए? सर्वर्स को पता होना चाहिए ये कौन है, और हर नंबर जो है वो किस से आइडेंटिफाई हो रहा है? बायोमेट्रिक से हो रहा है। बायोमेट्रिक के लॉ की इंप्लीमेंटेशन भी दुनिया ने यूनानिमसली फैसला किया था कि जितने सिमें होंगी हर सिम का पता होना चाहिए कि ये किसकी है। क्या ख्याल है? इस पूरे यूनानिमसली पूरी दुनिया ने फैसला किया, उसमें फिर पाकिस्तान को भी ये बात माननी पड़ी थी। क्या ख्याल है? अभी पाकिस्तान पता क्या कर रहा है आपको? पता ना, पहले एक शनाख्ती कार्ड पे 5 सिमें थी ना, अब क्या हो रहा है? अब जो नॉन एक्टिव सिमें हैं वो क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। जैसे नहीं आपने अपने नाम पे 5 सिमें रजिस्टर कराई हुई हैं, मुझे पता है ना, कराई हुई है ना 5 सिमें, उन 5 सिमों में आपने एक सिम इस्तेमाल करें, 4 सिमें किधर है? ज़ाया हो रही है। ज़ाया होने से नुकसान क्या हो रहा है? 0333 के बाद 0334, 0335, 0336, 0337, ऐसे ही कि नहीं? 0332, 0331, 0330, इधर तक कोड चले गए। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? कोड इतने एक्सपैंड हो चुके हैं और बीच में अभी और भी खत्म हो रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, वो जो यूजलेस सिमें हैं जिन लोगों ने अपने नाम पे रजिस्टर कराई हुई थी और मर गए हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे, को खत्म कर दिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा, ठीक है। महद की सिम किसी और के पास चली जाएगी, कोई और इस्तेमाल करेगा, पहले किसी को नंबर दिया हुआ था तो वो जब दोबारा कॉल करेगा वो कोई और निकल आएगा, है? नहीं, मैं तो मारा नहीं, वैसे भी ये बात कर रहा हूँ कि मरने के बाद नहीं, वैसे ही अगर बंदा इस्तेमाल ही ना करे, ठीक है, वो उसको फिर वो कोई और किसी और को भी दी जा सकती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसके अलावा यूज ऑफ पासवर्ड्स का मैंने आपको बता दिया, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं स्टैंड अलोन हो या नेटवर्क कंप्यूटर्स हो, उसमें पासवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पासवर्ड्स मस्ट भी कैसे? यूनिक और बताएं, ईमान बताएं।
न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक दोनों। न्यूमेरिक मींस 0 से लेके 9 तक, अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन मार्क, हैश, डॉलर साइन, हाइफन, परसेंटेज, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कोमा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमास, एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन हो गया, सही है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स कौन से वाले हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, याद तो नहीं होगा लेकिन है बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड रखते हैं लोग, जिनकी वेबसाइट सिक्योर होती है उस तरह की पासवर्ड रखते हैं। मेरा भी मोर और लेस कुछ इसके साथ साथ का ही है। कौन से वाले? एग्जैक्टली, वो कुछ इसी किस्म के भी होते हैं। इसीलिए तो आपको ऐसे अल्फाज अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स चूज़ करें, ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स चूज़ करें, उन इवेंट्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट, लास्ट अल्फ़ाबेट, मिडिल अल्फ़ाबेट, कुछ इस तरह की चीज़ें स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में मिक्स करके, फिर भी अगर दिमाग में रख सकते हैं बेस्ट है, नहीं रख सकते तो किसी एक जगह आपको लिखना पड़ता है। नहीं लिख भी लेते हैं, वो चीज़ किसी के पास चला गया तो बस है किसी एक सेफ जगह में। क्या ख्याल है? क्योंकि जब इंसान मर भी जाता है तो इंसान का डेटा नहीं मरता, वो उधर ही रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? डिजिटल सिग्नेचर्स का मैंने बता दिया। डिजिटल सिग्नेचर्स सिर्फ क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट द डेटा बाय प्रोवाइडिंग अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द लेजिटिमेट सेंडर ओनली। इफ द सेंडर इज इलेजिटिमेट, वो डिजिटल सिग्नेचर्स परचेज नहीं करते। डिजिटल सिग्नेचर परचेज करने के लिए जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है ना, उसके पास जाके प्रॉपर एप्लीकेशंस फिलअप करनी पड़ती हैं, उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, फिर जाके पैसे देने पड़ते हैं। वो आपके कंप्यूटर को आपको वो करता है, एक्नॉलेज करता है, उसके बाद आपको एक वो डिजिटल सिग्नेचर अलॉट करता है, और वो सिर्फ किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ आपके पास है और उसके पास है। इसी तरह से जब आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट में आपकी इंक्रिप्शन कीज जनरेट करेगा, वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों, वो सिर्फ उसके पास होगी और आपके पास होगी, और इसका वो वादा करता है कि वो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, और जिस पे पूरी दुनिया ने क्या किया हुआ है, ट्रस्ट किया हुआ होता है। ठीक है, ये बात क्या नहीं? फायरवॉल का कोई मसला है? अच्छा, अभी आते हैं जरा कंप्यूटर को चूंकि सेव करना सीख रहे हैं ना, सेव करना सीख रहे हैं, तो सेव करने में मैं जरा एंटी मैलवेयर्स भी पढ़ाता हूं। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर्स का मैंने बताया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज्ड फॉर if an incoming transmission is an email and identity of the sender needs to be checked, then the solution is to ask for digital signature। अगर आप आइडेंटिटी किसी की चेक करना चाहते हैं और you just want to make sure that the data is not getting corrupted or data is not being changed while it was coming from sender towards the receiver। अगर रास्ते में कोई हैकर होता है ना, हैकर हमेशा क्या करता है, स्निफिंग करता है। स्निफिंग क्या करता है, स्निफर किसको बोलता है, सूंघता है सारे पैकेट्स को, देखता है, फलोड़ता है, चेक करता है कि इसमें मेरे काम की कोई चीज है या नहीं है। अगर पैकेट्स में से काम की चीज नहीं होती ना, छोड़ देता, कहता जाने दो। समझ आ रही बात है कि नहीं? और काम की चीज ना हो तो वो डेटा को तब्दील करता, तब्दील करके अपनी एक्चुअल जगह में भी बना के रख सकता है, फिर डेटा भेज सकता है। तो रिसीवर को माइट भी पता ही ना चले कि डेटा बीच में से खराब हुआ था, उसके पास तो ठीक मिल जाएगा। लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, कोई भी इसको अगर थोड़ा सा भी तब्दील करे, कोई भी इसको क्या करे, थोड़ा सा भी तब्दील करे, चेंज करे, तो उससे क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर टोटली क्या होता है, तब्दील हो जाता है। तो इट्स अ वेरी बेस्ट वे ऑफ जस्ट चेकिंग if the data got intercepted by anyone while it was being transmitted या during the transmission path, अगर उसमें कोई तब्दीली एक बिट, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर्स के एल्गोरिदम्स होते हैं, ये एल्गोरिदम होता है जो एल्गोरिदम के थ्रू असल में वंस एंड जीरोस हैं ये। जैसे कोई एक बिट भी तब्दील होती है ना, तो जिस एल्गोरिदम से वो आंसर्स निकले वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात की कि नहीं?
तो उसको पता लग जाता है रिसीवर को कि हाँ इसमें अगर मैं दोबारा डेटा क्या निकालूंगा तो उसमें चेंज हो जाएंगी, चीज़ चेंज हुई मतलब कहानी खराब होगी। जैसे डेटा में तब्दीली करें पैरिटी भी तब्दील हो जाएगी, डेटा में तब्दीली करें चेकसम भी तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह की चेंजेस के साथ डेटा में तब्दीली करें डिजिटल सिग्नेचर भी तब्दील होता है, रिसीवर को पता चल जाएगा कि इसमें कोई ना कोई मसला आया है। खैर दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बाय फॉलोइंग सम हैशिंग एल्गोरिथम। A2 की बात है, आगे A2 में डिस्कस कर लेंगे, सो हम इसमें डिटेल में नहीं जाते। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। सबसे पहले वायरस क्या है, कोई बता सकता है वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा प्रोग्राम, एक प्रोग्राम या बहुत ज्यादा सारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। ध्यान मेरी तरफ रखो ना यार। वायरस किसको कहते हैं? इट्स अ प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर व्हिच एंटर्स इन योर कंप्यूटर्स विद इंटेंशन टू करप्ट, डिलीट योर डेटा, copy itself in all folders, in all softwares. It needs an active host or a software program which is corrupted, which is already corrupted. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहले से करप्ट हो, ये एक ऐसा एक्टिव होस्ट चाहिए होता है। एक्टिव होस्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा कंप्यूटर जिसमें पहले से चीज इंस्टॉल्ड है, जिसमें मैलवेयर पहले से क्या है इंस्टॉल्ड है, उसको वो चीज चाहिए होती है। क्लियर हुई मेरी बात? इसकी इंटेंशन क्या होती है? आपके डेटा को सिर्फ करप्ट करना, वंस एंड जीरोस को आगे पीछे करना, खराब करना, उससे सिर्फ डेटा आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर की फाइल है तो सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा, एक्जी फाइल गायब हो जाएगी, सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? जो बिल्कुल पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं वायरसेस के, ये आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर माल फंक्शनिंग भी समटाइम क्रिएट कर देता है। ये उसके लिए फिर आपको उस हार्डवेयर को चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से उस चीज को आप ठीक नहीं कर सकते। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो वायरस आपकी फाइल्स को करप्ट करता है। और एंटीवायरस क्या करता है? इट्स अ सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरसेस, लाइक दोस फाइल्स व्हिच आर करप्टेड। वो फाइल्स जो करप्ट हो चुकी होती हैं उनका ये डेटा को रिकवर करने की कोशिश करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और अगर कोई डेटा करप्ट हो जाए और वो रिकवर ना हो सके, ठीक है सुने, जो करप्ट हो जाए और रिकवर ना हो सके तो उसको क्वारंटीन कर देता है, यानी कि उसको सेग्रीगेट कर देता है, आइसोलेट कर देता है। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? तो हमने एक लफ्ज सीख लिया ना, क्वारंटीन है, पोस्ट कोविड लफ्ज था ये, ठीक है जी, क्वारंटीन 14 डेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, याद है ना? उससे पहले आइसोलेशन का लफ्ज लगाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? उन तमाम फाइल्स को विच आर करप्टेड एंड पोटेंशियली डेंजरस फॉर द कंप्यूटर, दे आर क्वारंटीन्ड, बिकॉज उनको ठीक नहीं किया जा सकता। एंटीवायरस के अंदर ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो क्या कोशिश करते हैं कि जो करप्ट हो चुकी वाली फाइल्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश किया जाए, जो खराब हो चुकी होती है उनको ठीक करने की, जो नहीं ठीक हो सकती उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जी नहीं, वो बिल्कुल एंटीवायरस क्या करता है? उनको बाकी प्रोग्राम्स के साथ कम्युनिकेट करने से ही मना करता है, कम्युनिकेट करने की इजाजत ही नहीं देता। वायरस तो कंप्यूटर, वायरस क्या है? एक्टिविटीज है, उसकी एक्टिविटी नहीं अलाउ की जाती। जो बहुत ज्यादा डेंजरस वायरसेस होते हैं उनको डिलीट भी कर, उन करप्टेड फाइल्स को, जो सबसे डेंजरस चीज जो नहीं ठीक हो सकती, क्वारंटीन कर दे। क्वारंटीन किस लिए किया जाता है? कि मे बी इन फ्यूचर एक ऐसा एंटीवायरस आए जो इसको ठीक कर दे। जो नहीं ठीक हो सकती, जिसके एल्गोरिदम बिल्कुल ही जो फारिग हो चुकी होती है फाइल, तो उस पर कोई एल्गोरिदम उसको लगता है अप्लाई, फाइल ही डिलीट हो जाती है, वो वाली फाइल ही डिलीट कर देता है, बिकॉज इतनी हद तक वो कर। लेकिन ये कोई भी ऐसा एक्सटेंसिव कदम लेने से पहले वो पहले यूजर को नोटिफाई मल्टीपल टाइम्स करती है। ठीक है ये बात क्या नहीं? एंटीवायरस क्या करता है? आपके डेटा सिक्योरिटी भी करता है और आपका सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर। ये ऑल टाइम क्या क्या चीजें मैनेज करता है? It checks the drives connected with your computer. It checks the disk inserted in your computer. It checks the software that you download from the computer. It checks the incoming and outgoing emails from the computer. मैं स्वर डाल रहे हो, क्या कर रहे हो आप? हेलो, क्या आपकी जेब में से कुछ आवाज आ रही है? क्या कर रहे हो आप? कमाल है यार, चोरी छुपे आप जेब में डाल, मैंने कहा गोली बना रहा है अपने लिए। तवज्जो रखो इधर क्लास में। हाँ जी, नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं, इसका ताल्लुक होता है एंटीवायरस का किसके साथ? डेटा के साथ। सॉफ्टवेयर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस है। और यूएसबी का लफ्ज गलत है, इट्स अ फ्लैश ड्राइव। यूएसबी एक वायर है, इट्स अ वायर विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। ठीक है, आप आई कैन शो यू अ वायर। ये सफेद दिखाओ जरा तार, ये पकड़िएगा जरा।
ये है आपकी, ये तो HDMI केबल है, HDMI केबल है भाई। सर वो तो मोटी सी वायर होती है। हाँ, वो इतनी मोटी वायर नहीं होती है। नहीं, ये सामने जा रही है ना, ये वाइट सी वायर में जरा, यहाँ पे ग्रे वायर थी, पहले कैमरा लगाया हुआ था, पता नहीं किधर गई, आई डोंट नो, यहाँ पे कहीं थे। ये भी USB वायर है, इस तरह की वायर होती है, मोटी नहीं होती है, लेकिन इसी इतनी थिकनेस होती है, 4 वायर्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, लगती है वो फ्लैश ड्राइव वाले पोर्ट के अंदर है वो, ठीक है, पहले लगाई हुई थी उसके साथ। ये इनफैक्ट HDMI केबल है, ये कैमरा को लैपटॉप से कनेक्ट करती है, लैपटॉप के ऊपर जितनी वीडियो है और ऑडियो है वो ट्रांसफर होती है। तो कोई अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको ऑनलाइन सुनना चाहता हूँ तो मैं इसको सुन सकता हूँ, ठीक है, ये उसकी फैसिलिटी है एडिशनल। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या क्या चीज़ें करता है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस बताए, तो जितने भी, अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के पास ना लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल वायरसेस वो मौजूद होती है, और हर वायरस के साथ किस तरह का एंटीवायरस का एल्गोरिदम अप्लाई करना वो वाला एल्गोरिदम अप्लाई करती है। हर वायरस कुछ असूल के ऊपर काम करता है डेटा को करप्ट करने के लिए। तो कुछ वायरसेस एक डेटाबेस बनाते हैं, मतलब जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज है ना, उन्होंने वायरसेस का डेटाबेस बनाया हुआ होता है एक, यानी कि उनको पता होता है कि ये वायरस इस पर ये टेक्निक अप्लाई की जाए, दूसरा वायरस उस पर दूसरी टेक्निक अप्लाई की जाए, तीसरा वायरस तीसरी टेक्निक अप्लाई की जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चेक्स सॉफ्टवेयर और फाइल्स दे बिफोर दे आर रन और लोडेड ऑन अ कंप्यूटर, या कंपेयर्स पॉसिबल वायरसेस अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ नोन वायरसेस, ठीक है। इसके अलावा क्वारंटीन्स द फाइल्स और प्रोग्राम्स व्हिच आर पॉसिबली इन्फेक्टेड, ठीक है। इट आल्सो चेक्स द डिस्क इंसर्टेड, it also checks the disk inserted, the software you download from the internet, the email that you receive, antivirus software उसको भी चेक करता है, ठीक है, and the disk drives, the hard disk, removable hard disk drive or the flash drive that you connect with the computer। डेटा आपके कंप्यूटर में आता है, डेटा क्या है? प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो आपके कंप्यूटर में आएगा, मैलिशियस होगा, डेटा कंप्यूटर को करप्ट करेगा। यह है एंटीवायरस का काम, ठीक है। एंटीवायरस के बाद ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर्स, बायोमेट्रिक्स पढ़ ली, फायरवॉल पढ़ ली, एंटीवायरस। एंटी स्पाईवेयर के ऊपर आए जरा। व्हाट इज स्पाईवेयर? स्पाइंग क्या होती है? किसी की इजाजत के बगैर उसके ऊपर निगाह रखना, ठीक है। स्पाईवेयर किसको बोलेंगे? किसी के डेटा को कह लें कि जानना बगैर उसकी परमिशन के, ठीक है, किसी के डेटा की इंफॉर्मेशन लेना बगैर उसकी परमिशन के, इट इज नोन एज स्पाइंग, ठीक है। तो स्पाईवेयर या की लॉगिंग सॉफ्टवेयर्स ये क्या करते हैं? ये मॉनिटर्स द यूजर्स एक्टिविटी, ये यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। किसकी बेस के ऊपर? मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं, मुख्तलिफ असूल हैं। जैसे पहला असूल क्या है? मॉनिटरिंग की प्रेसेस, जिसकी वजह से इसका नाम की लॉगर भी अक्सर औकात कहा जाता है। की प्रेस की लॉग्स बनाता है। इट्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट कि आप आगे क्या एंटर करेंगे। जैसे इफ समवन opens like www.facebook.com, एंटर, ठीक है, muthar123@gmail.com, अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? कुदरती बात है, समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? अगला क्या होगा? नेचुरल है कि ये पासवर्ड ही बच्चा एंटर करेगा, समझ आई? सो ऐसे की लॉग्स बनाए जाते हैं और वो लॉग्स बना के सेंड किए जाते हैं उस शख्स को जिसने आपके कंप्यूटर में ये की लॉगिंग सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल किए होते हैं। सो दैट इससे सिर्फ क्या होता है? आपके सारे का सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा, आपकी यूजर एक्टिविटीज, आपके इंटरेस्ट, आपके पासवर्ड्स, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी क्या होती है? लीक आउट होती है, किसी ऐसे शख्स के पास जाती है जो आप कभी भी इजाजत है, मतलब यू विल नेवर अलाउ, अनवांटेड एक्सेस आप कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। तो एंटी स्पाईवेयर्स क्या करते हैं? दे कीप्स अ चेक फॉर ऑल द स्पाइंग सॉफ्टवेयर्स दैट आर इन योर कंप्यूटर, ठीक है जी। They detects and removes the spyware programs installed illegally on a user's computer system. The software is either based on rules or based on known file structure which can identify
अच्छा, ये जो एंटी स्पाईवेयर्स होते हैं, इनके काम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर कंप्यूटर से बार बार कोई डेटा बाहर जा रहा है, आपकी की लॉग्स का हर एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल के बाद तो वो उस पर ब्लॉक्स लगाएंगे, भाई ये क्या मसला है, चेक करेंगे वो। कुछ तो लेजिटिमेट स्पाईवेयर्स भी लगाए होते हैं, जैसे मुख्तलिफ पेरेंटल गाइड के तौर पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ अपने एम्प्लॉइज़ के कंप्यूटर्स में स्पाईवेयर्स इंस्टॉल किए होते हैं ताकि उससे एम्प्लॉई एक्टिविटीज़ पता चल सके। जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो कंप्यूटर्स होंगे, एम्प्लॉई के डिसिप्लिन या चेक एंड बैलेंस के लिए वो ऐसे सॉफ्टवेयर डालेंगे उसमें जिससे वो मॉनिटर कर सके कि कौन सी एक्टिविटीज़ कहाँ वाले कंप्यूटर से जनरेट हो रही हैं। ठीक है।